नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लीगल एथिक्स एंड कोड क्राफ्ट की एक सीरीज लेकर के चल रहे थे, जहां हम लोगों ने पिछली वीडियो पर बात करी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे पर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे फॉर्म हुआ, उसका नीड क्या था उसको बनाने का, और उसका जुरिस्डिक्शन किस किस टाइप का है। हम लोगों ने पिछली वीडियो पर इन सब चीज़ों को कवर करा था और साथ में हमने ये बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपना खुद के रूल्स बना सके। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूल्स का पर्पस क्या है हम समझेंगे, और साथ ही हम देखते हैं कि लॉ कैसे बनता है। ठीक है, तो जब भी लॉ पार्लियामेंट पर इंट्रोड्यूस होता है, जैसे लेट अस से कि लोकसभा पर या राज्यसभा पर कोई लॉ इंट्रोड्यूस होता है, तो उस हाउस में वो पास होगा। जैसे अगर सपोज करो कि मैं लोकसभा पर कोई बिल इंट्रोड्यूस करता हूँ और लोकसभा उसको पास कर देती है, तो वो जाएगा राज्यसभा के पास। जब वो राज्यसभा के पास जाएगा, वहां जाने के बाद राज्यसभा उसमें डेलिब्रेशन करेगी, और डेलिब्रेशन करने के बाद वो अगर पास हो जाता है तो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे, तो उसके बाद साइन होने के बाद उसका होता है पब्लिकेशन। और पब्लिकेशन कहाँ करा जाता है? पब्लिकेशन करा जाता है यहाँ, विच इज भारत का राजपत्र, द ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। और जैसे ही कोई चीज यहाँ पर को पब्लिश हो जाए, तो उसका मतलब है कि लोगों को अब इंफॉर्मेशन है कि लॉ बन चुका है। जब तक अगर प्रेसिडेंट ने कोई चीज पर साइन कर दिया और पब्लिश ना हुआ हो, तब भी वो लॉ वैलिड लॉ नहीं निकल करके आएगा, क्योंकि आपको नोटिस नहीं है। बट द मोमेंट वो यहाँ पब्लिश हो जाएगा, तो माना जाएगा कि आपको इसका नोटिस है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्स के बारे पर। एक सेकेंड। यस, तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्स हैं, आप देखोगे यहाँ क्या लिखा गया है। In exercise of the power conferred by Sub Rule 2, Rule 1 of Order 1 of Supreme Court Rule 2013, the Honorable Chief Justice of India has been pleased to appoint 19th day of August 2014 as the date from which the Supreme Court Rules 2013 shall come into force. अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि पब्लिश कब हुआ है। ठीक है, पब्लिश हुआ है मई 29 पर 14 पर। ठीक है, और ये आ कब रहा है? ये आ रहा है अगस्त पर। तो पब्लिश होने के बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन वो है और डेट ऑफ इनैक्टमेंट ये है। तो 19th डे ऑफ अगस्त से ये जो हमारे रूल्स हैं ये लागू हो गए थे। अब आप एक चीज देखोगे, जब बाकी जगह कोई चीज होती है तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट आता है ना। यहाँ पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्यों? क्योंकि जो रूल्स बने हैं ये उनके पावर के अंडर बने हैं। अब हम बात करते हैं उसके बारे में भी क्यों। अगर आप इसको भी एक बार देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। जो हमारा सेकंड पार्ट है, ये कहता है in exercise of the power conferred by Article 145 of the Constitution and all other powers enabling in this behalf, the Supreme Court hereby makes, with the approval of the President, the following rules, namely। तो अगर हम आर्टिकल 145 को देखेंगे, तो आर्टिकल 145 क्या बात करता है? आर्टिकल 145 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू मेक इट्स ओन रूल्स, कि वो अपने आप को सेल्फ गवर्न कर सके। अब इसका पर्पस क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर के बारे पर। हम लोगों ने कहा था तीन टाइप की पावर्स होती हैं, लेजिस्लेचर पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर्स। और ये तीनों पावर आपस में अलग अलग हैं। जो मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी थी सेपरेशन ऑफ पावर की, हमने उसको स्ट्रिक्ट सेंस पर फॉलो नहीं करा। तो जब हम चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं, तो हमने देखा कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के लिए रूल्स बनाएगा और देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से गवर्न होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से फंक्शन ना कर पाए जिस तरीके से उसे फंक्शन करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट तभी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो पाएगा जब वो खुद के रूल्स खुद के हिसाब से बनाएगा। तो उस पर्पज से सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि वो खुद के रूल्स खुद बनाए। ठीक है, तो जो रूल्स हैं इनका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्स 2013। और ये पावर पे कब आएंगे? पावर पे तब आएंगे जब चीफ जस्टिस कहेंगे और इसको ऑफिशियल गजेट पर पब्लिश कर देंगे। तो पब्लिश कब हुआ था? मई 29 को। और पावर में कब आए? 19th डे ऑफ अगस्त को। तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, फिर इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आगे के टाइम पर हम एडवोकेट्स एक्ट पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये दो डेफिनेशन जो है, एडवोकेट का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा इंसान जो किसी भी स्टेट बार काउंसिल पर इनरोल्ड हो, वो एडवोकेट होता है। जैसे ही वो स्टेट बार काउंसिल में इनरोल हो जाए, वो एडवोकेट है। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या है?
एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक स्पेशल चीज बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के पर्पस के लिए, जिसके पास पावर है कि वो प्लीड करे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम, जब हम इन रूल्स को पढ़ेंगे हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन आर्ग्यू कर सकता है और कैसे आर्ग्यूमेंट करा जा सकता है, कौन किसके पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आर्ग्यू करे। जैसे मैंने लॉ पूरा कर लिया है, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आर्ग्यूमेंट शुरू कर सकता हूँ, हाँ या ना? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीफ जस्टिस हमको पता है 126 में दे रखा है, हमने पिछली वीडियो पर बात भी करी थी। कोर्ट का मतलब सीपीसी। अब बाकी जो टर्म्स हैं वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इनको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो अगला चीज इंपॉर्टेंट है वो है ये सीनियर एडवोकेट, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे, और इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है सेक्रेटरी जनरल, रजिस्ट्रार और रजिस्ट्री। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की हम बात करेंगे, देखो सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन काम करता है। सुप्रीम कोर्ट में एक तो जजेस हैं जिसको हम बोलते हैं बेंच, दूसरा है बार जहां पर को हम एडवोकेट्स आते हैं, और तीसरा क्या बचा, तीसरी बची रजिस्ट्री, जिसका काम है केस को फाइल करके वहां तक पहुंचाना, जो दोनों के बीच का मीडिएशन कर रहा है। एडवोकेट ने केस फाइल करा कहाँ, रजिस्ट्री पर, वो जाकर के कोर्ट के आगे केस कब लगेगा, किसके वहां लगेगा, कैसे लगेगा, वो काम पूरा करती है रजिस्ट्री। तो जो रजिस्ट्री है वहां कौन कौन है, सेक्रेटरी जनरल, तो मीन्स सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कोर्ट, रजिस्ट्रार मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट एंड शेल इंक्लूड एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट, एंड रजिस्ट्री मीन्स रजिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। तो सिंपल डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन रूल 2N पर, रूल 2 ही है ना, हाँ, रूल 2 1N पर जो डेफिनेशन दी है वो दी है आपके रजिस्ट्री के बारे में बात कर दी गई है। अब हम आएंगे अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर जो है सीनियर एडवोकेट की। तो हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पर जब हम बात करते हैं, देखो एडवोकेट भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका सिंपल एडवोकेट, जैसे मैंने लॉ पूरा करा, इनरोलमेंट करा लिया, मैं एडवोकेट हूँ। और एक एडवोकेट है जो मेरी तरह ही है, लंबे टाइम से वो प्रैक्टिस करते करते आ रहा है, जिसको बहुत साल हो गए काम करते करते, बट ही इज नॉट अ सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट कौन एडवोकेट होता है, जिसको कोर्ट बोलती है कि आप सीनियर हो। अब हो सकता है कि एक इंसान जो 47 से प्रैक्टिस करते करते आ रहा है वो सीनियर ना बना हो, पर जो इंसान 2015 से प्रैक्टिस करते करते आ रहा है वो सीनियर बन गया हो, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। Senior advocate means any advocate so designated under subsection 2 of section 16 of the Advocates Act 1961, and all such advocates whose name were born on the roll of the senior advocates of the court immediately before the commencement of the chapter 3 of Advocates Act 1961। तो कोई भी ऐसा आदमी जिसको एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट का उपाधि दे दी गई हो, वो, या कोई भी ऐसा इंसान जिसका जो सीनियर एडवोकेट का जो रोल है उसका नाम आ गया हो बिफोर चैप्टर 3 एडवोकेट्स एक्ट का आया हो। अब इसका पर्पस क्या है, एडवोकेट्स एक्ट आया 1961 पर, हम आजाद हो गए 1947 पर, और इससे पहले भी जो लोग थे वो प्रैक्टिस करा करते थे लॉ। जैसे आपने सुना होगा महात्मा गांधी वॉज ए बैरिस्टर, जवाहरलाल नेहरू वॉज एन एडवोकेट, है ना। सब लोग अलग अलग जो हमारे लीडर्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर लॉयर्स, राइट। तो उससे पहले वो काम करते करते आ रहे थे। अब पॉसिबल है कि इस ड्यूरेशन के बीच में भी कोर्ट ने किसी को सीनियर बनाया होगा, राइट। जब किसी को सीनियर बनाया होगा इस ड्यूरेशन के बीच पर, तो वो क्या है, वो भी सीनियर एडवोकेट है। अब ये एक्ट नया आ गया, इस एक्ट के आते ही जो इनके राइट्स थे उनका क्या होगा, क्योंकि ये इस एक्ट ने सबको इन एक सेम फुटिंग पे लाकर खड़ा कर दिया और कहा जिसको कोर्ट डेजिग्नेट करेगी वो सीनियर बनेगा। तो अब कोर्ट को उनको फिर डेजिग्नेट करना पड़ता। तो उन्होंने कहा इससे बेटर ये है कि जो लोग पहले से हो चुके हैं, इस चैप्टर के आने से पहले जो लोग सीनियर थे वो आज भी सीनियर रहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर कवर की गई हैं। अब हम दो चीजें कर सकते हैं, हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करके आगे बढ़ा सकते हैं, या हम अलग अलग वीडियोस बना सकते हैं। आई थिंक अलग अलग वीडियोस बनाना बेटर रहेगा, तो इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो पर हम लोग अब सिलेबस के हिसाब से चलना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो पर इतना ही, अगली वीडियो पर हम कुछ और चीज़ें जनरल बातें करेंगे, इसके बाद फिर हम सिलेबस पे जंप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।